जिनको इस देश के राजनीतिक सिस्टम ने बर्बाद करने की भरसक कोशिश, और सिर्फ उनसे नहीं, देश से भी बहुत कुछ छीन, या यूं कहूं कि जिनके महान सपनों को शायद राजनीतिक कारणों से हाईजैक की, उनके साथ क्या अत्याचार। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो मशहूर स्पेस रॉकेट साइंटिस्ट नंबी नारायणन है। ये तस्वीर नंबी नारायणन जी। सबसे पहले आपको अब्दुल कलाम और नंबी नारायणन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा, जिसके कारण इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करीब 1.5-2 दशक पीछे चला गया, और कैसे नेताओं का हाथ था उसके पीछे। यह बात तब की है जब इसरो अपने शुरुआती दौर में था और उसके पास मित्र देशों की तरफ से दिए गए 100 किलोमीटर ऊंचाई तक दागे जाने वाले रॉकेट ही थे। ऐसे ही एक फ्रांसीसी रॉकेट के प्रक्षेपण की तैयारी के दौरान नंबी नारायणन बारूद से चलने वाला इग्नाइटर बना रहे थे, और इस रॉकेट के प्रक्षेपण से एक दिन पहले नारायणन को एक वैज्ञानिक सिद्धांत का पता चला कि उनका बारूद 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर नहीं चलेगा। तब नारायणन ने अब्दुल कलाम को इसकी जानकारी दी। पहले तो कलाम ने इस थ्योरी को ही स्वीकार करने से इनकार कर दिया, पर बाद में दोनों ने फैसला लिया कि वो परीक्षण तक इस सिद्धांत को चेक करेंगे। इस लॉन्चिंग के दौरान गन पाउडर में कोई एक्शन नहीं, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बारूद से भरे जार पर अपनी नाक लगाई। उस वक्त रॉकेट छोड़ने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और सहायक बारूद जलाने के लिए तैयार था। उस दौरान नंबी नारायणन को एहसास हुआ कि वैक्यूम पंप के जार से ठीक से जुड़ा हुआ नहीं। इसका मतलब था कि बारूद फटने वाला था। 1 सेकंड के भीतर नंबी नारायणन ने छलांग लगाकर अब्दुल कलाम को नीचे धकेल दिया। उसी दौरान तेज विस्फोट हुआ, कांच के टुकड़े चारों ओर उड़े और इस घटना में एपीजे अब्दुल कलाम की जान जाते जाते बच गई। और इस तरह दोनों युवा वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि सामान्य दबाव में भी बारूद में आग लगेगी। लेकिन तब अब्दुल कलाम जितने ही महान और कुशल वैज्ञानिक नंबी नारायणन जी ने यह सोचा नहीं होगा कि अब्दुल कलाम तो भारत रत्न बन जाएंगे, लेकिन नंबी नारायणन को क्या क्या झेलना पड़ेगा। कलाम और नंबी नारायणन की यह डेडिकेशन तब की थी जब नंबी महज 1 साल पहले यानी साल 1966 में इसरो से जुड़े। बाद में इसरो के सीनियर ऑफिसर बने और क्रायोजेनिक डिवीजन के इंचार्ज रहे। नंबी नारायणन पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के 2nd और 4th स्टेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे। नंबी उस क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के भी डायरेक्टर थे जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत जीएसएलवी यानी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए थी। इसके अलावा वो एलपीएससी यानी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर भी रहे। नंबी नारायणन को इस वक्त लोग इसलिए भी थोड़ा जानने लगे हैं क्योंकि पिछले 1 जुलाई को इनकी लाइफ ट्रेजेडी पर एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। इस फिल्म में नंबी नारायणन का रोल निभाया आर माधवन। नंबी नारायणन ने क्या कुछ कहा था पहले वो सुनिए, फिर इनके साथ क्या क्या किया गया, किन किन सरकारों ने किया। I didn't understand in the beginning. They arrested me and they went ahead and then they were torturing me and then making me to confess that I have sold the technology to. I asked which technology, which country. No, those 2 ladies. I said I never seen those 2 ladies in my life. At the end of the 4th day, I was standing. Not allowed to sit down, and not even a single drop of water was given. So this guy asked me, how long you will stand? I said, as long as my physics permits, I will stand. Anyway, in the process I fell down. I was semi-conscious. It was horrible, unbearable, and it is unimaginable. मतलब एक वैज्ञानिक आपको यह बता रहे हैं कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसे कोई टेररिस्ट। कई दिन खड़े करके छोड़ दिया गया, पानी नहीं दिया गया। दरअसल वो नंबी नारायणन के करियर का 26वां साल था। 1994 में नंबी नारायणन क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाली टीम के डायरेक्टर थे। तब क्रायोजेनिक इंजन इसलिए तेजी से बनाए जा रहे थे क्योंकि अमेरिका के दबाव में रूस ने भारत को यह इंजन और उसकी तकनीक देने से मना कर दिया था। इसके बाद रूस से बिना तकनीक क्रायोजेनिक इंजन लेने का एक सौदा हुआ, लेकिन भारत विरोधी किसी ताकत को लगा कि नंबी की टीम इस इंजन को देखकर ऐसे इंजन तैयार कर सकती है, सिर्फ देखकर तैयार कर लेगी, इतना टैलेंट नंबी नारायणन में है, यह देश विरोधी लोगों को लग गया था। उन दिनों केरल में कांग्रेस की सरकार थी और तभी नंबी पर सनसनीखेज आरोप लग गए। नंबी नारायणन पर पाकिस्तान को इसरो का इंफॉर्मेशन बेचने का आरोप लग गया। केरल पुलिस ने अक्टूबर 1994 में मालदीव की एक महिला मरियम रशीदा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के तौर पर त्रिवेंद्रम से गिरफ्तार कर लिया।
उससे यह कहलवा दिया गया कि उसके नंबी से अंतरंग रिश्ते हैं और इन्हीं रिश्तों और पैसे के लालच में नंबी नारायणन ने वो क्रायोजेनिक इंजन की गोपनीय तकनीक उसको सौंपने को तैयार हो गए। रशीदा के अलावा इस केस में मालदीव की एक और महिला फौजिया हसन का भी नाम डाला गया और यह कहा गया कि नंबी ने पैसे के लिए इन तथाकथित महिला जासूसों को रॉकेट इंजन का दस्तावेज भेजा। 30 नवंबर 1994 को नंबी नारायणन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में नंबी के सहयोगी समेत 4 और लोग अरेस्ट किए गए। दिसंबर 1994 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अप्रैल 1996 में सीबीआई ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में एक रिपोर्ट फाइल की जिसमें यह बताया गया कि पूरा मामला ही फर्जी है और लगाए गए आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं। मई 1996 में कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इस केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। मई 1998 में केरल की तत्कालीन सीपीएम सरकार ने, पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर उस वक्त मई 1998 में सीपीएम की सरकार थी, लेफ्ट की सरकार थी, उसने इस मामले को लेकर फिर से जांच का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा जांच के इस आदेश को खारिज कर दिया। साल 1999 में नंबी नारायणन ने अपनी प्रताड़ना के एवज में मुआवजे के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी और इसको लेकर टालमटोल करती रही। 2012 आ गया इतना होते होते, फिर केरल हाईकोर्ट ने नंबी नारायणन को मुआवजा देने का आदेश जारी किया। यह भी कहा कि राज्य सरकार चाहे तो उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने नंबी नारायणन को झूठे मामले में फंसाया, लेकिन केरल सरकार उन अफसरों को बचाने में तो जुटी ही, उसने नंबी नारायणन को मुआवजा भी नहीं दिया। नंबी नारायणन 2017 में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया, उन्हें मुआवजा देने का आदेश जारी किया और केरल सरकार से उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जिन्होंने उन्हें फंसाया। 1994 से 2018 24 साल बीत गए। इस व्यक्ति को उस दाग को धोते धोते जो पहले केरल की कांग्रेस सरकार और बाद में जांच का आदेश देकर एक तरीके से लेफ्ट सरकार ने उनके करियर पर लगाया और कुछ नहीं मिला। नंबी नारायणन ने साल 2018 में एक किताब लिखी जिसका नाम था रेडी टू फायर, और इस किताब में नंबी नारायणन ने उस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया जिसमें उन्हें तत्कालीन कांग्रेस सरकार और एजेंसीज के द्वारा फंसाया गया, उन्हें यातनाएं दी गई, आरोप लगाया गया। इस किताब में नंबी नारायणन ने लिखा कि उन्हें बिना कुछ बताए थाने ले जाया गया। रात भर वो थाने के बाहर रखी बेंच पर सोते रहे। सुबह नींद से जगाया गया कि उठो उठो, सोने का टाइम गया, अब तुमको अरेस्ट कर लिया। वहां से उन्हें कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में उनसे जुर्म कबूलने के लिए कहा गया। इस पर उन्होंने कहा कि मेरा जुर्म क्या है। तब तक नंबी नारायणन को यह पता ही नहीं था कि गिरफ्तार क्यों किया गया। वहां उन्हें बताया गया कि उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की सीक्रेट अंतरिक्ष तकनीक पाकिस्तान को बेच दी। भाई उन्होंने किया नहीं था तो उन्होंने गुनाह स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान उनसे पूछताछ हुई। नंबी को मारा पीटा गया, खुद बता रहे थे अभी कि खड़ा करके छोड़ देते थे दिन दिन भर, वो बेहोश हो जाते थे, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता था, ठीक होने पर फिर से पूछताछ होती थी, अक्सर मारपीट की जाती थी। आईबी की जांच के दौरान उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ जिसका भारतीय अदालतों में महत्व नहीं होता। नंबी के किसी भी लाई डिटेक्टर टेस्ट से कुछ भी नहीं निकला। जब उन्हें कोर्ट ले जाया जाता था तो जनता और मीडिया उन्हें जासूस और गद्दार कहती थी। आईबी की एक पूछताछ में उनसे सबसे करीबी मित्र का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आईबी की तरफ से, उन्होंने प्रसाद कहा तो आईबी की तरफ से फिर पूछा गया कि वो मुस्लिम दोस्त का नाम जानना चाहते हैं। तो नंबी ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया कि भाई मेरा तो वही मुस्लिम दोस्त है। इसके बाद नंबी नारायणन के साथ खूब मारपीट हुई और सिलसिला चलता रहा। आईबी के डीआईजी सीवी मैथ्यू के मुताबिक
नंबी नारायणन के साथ 4 लोग 24 से 26 जनवरी 1994 के बीच होटल मद्रास इंटरनेशनल में आईएसआई के कोलंबो स्थित मालदीव एजेंट की मौजूदगी में मिले। वहां इसरो के दस्तावेजों और कैश के ब्रीफकेस की लेनदेन हुई। सीबीआई जांच में यह पाया गया कि यह पूरी कहानी मनगढ़ंत थी। नंबी नारायणन ने अपनी किताब में लिखा कि सीबीआई न सिर्फ इस को झूठा बता चुकी बल्कि तत्कालीन भारत सरकार और केरल सरकार को एक रिपोर्ट भी भेजी जिसमें उन आईबी और केरल पुलिस के अधिकारियों के नाम थे जिन्होंने नंबी नारायणन को फंसाया था। सीबीआई चाहती थी कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो। नंबी नारायणन ने 22 साल प्रताड़ना झेली, बदनामी झेली। देश के मशहूर साइंटिस्ट जो इसरो के चीफ हो सकते थे, उन्हें 2 दशक से ज्यादा समय तक जासूस और गद्दार बताया गया। और यह सब कुछ कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार के दौरान हुआ केरल में। नंबी नारायणन पर हुई ज्यादती के खिलाफ बीजेपी खुलकर बोलती रही, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। 2013 में बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया था और खुद प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों ने पॉलिटिकल फायदे के लिए देश के हितों से समझौता किया और एक राष्ट्रभक्त साइंटिस्ट को फंसा दिया। Congress is such a shameless party that they will sacrifice any hard-working person on the altar of factional politics. Many years ago, in the battle between the I faction and A faction, the career of a patriotic scientist, Nambi Narayan, was destroyed. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2 धड़ों की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई के लिए एक राष्ट्रभक्त साइंटिस्ट का करियर तबाह कर दिया गया। गलत आरोपों की वजह से नंबी नारायणन ने जो सम्मान गंवाया उसे कुछ हद तक लौटाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की। मोदी सरकार ने साल 2019 में नंबी नारायणन को तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। इस चैप्टर में एक और जानकारी आपको दे दूं कि पिछले दिनों गुजरात दंगों के मामले में एसआईटी ने तीस्ता सीतलवाड़ और आईपीएस आरबी श्रीकुमार को गिरफ्तार कर लिया। इन पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुनियोजित साजिश करने का आरोप लगा था। आरबी श्रीकुमार गुजरात पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं। अहमदाबाद में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो केरल के 79 साल के रिटायर्ड साइंटिस्ट नंबी नारायणन ने खुशी जाहिर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि यह आदमी फर्जी कहानी गढ़ने, किसी मामले को सनसनीखेज बनाने और निर्दोष को दोषी बताने में माहिर है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? नंबी नारायणन ने यह बात इसके लिए क्यों कही, वो बताता हूं। दरअसल 1994 में जब नंबी नारायणन पर देशद्रोह और जासूसी के आरोप लगे, तब श्री कुमार प्रतिनियुक्ति पर केरल में इंटेलिजेंस ब्यूरो के उपनिदेशक थे। कहा जाता कि जब नंबी नारायणन के साथ पुलिस मारपीट करती थी तब श्री कुमार खुद वहां मौजूद रहते थे। नंबी नारायणन की दयनीय दशा देखकर वो खुश होते थे, यह भी आरोप है उन पर। इसके पीछे वजह यह बताई जाती थी कि एक समय नंबी नारायणन ने श्री कुमार के एक रिश्तेदार को इसरो में नौकरी देने से मना कर दिया था, यह वजह बताई जाती है। इस इनकार के बाद आरबी श्री कुमार नंबी को धमकाने उनके ऑफिस पहुंच गए थे। इस पर नंबी नारायणन ने उन्हें ऑफिस से निकल जाने के लिए कहा। तब श्री कुमार निकल तो गए, लेकिन बाद में जो हुआ वो नंबी नारायणन को लगता था कि बदला लेना था, और इसीलिए जब श्री कुमार पर कार्रवाई हुई तो नंबी नारायणन ने खुशी महसूस की। नंबी नारायणन पर लगे झूठे आरोपों से उनकी जिंदगी के जो कीमती साल बर्बाद हुए, उन्हें तो कोई नहीं लौटा सकता। उन्हें फर्जी तरीके से फंसाने से देश भी स्पेस टेक्नोलॉजी में पीछे गया, वो देश को तो कोई नहीं लौटा सकता। क्या उन पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं पूछा जाना चाहिए कि एक इतने बड़े साइंटिस्ट के साथ जो हुआ, जो कहीं टिक नहीं पाया, पूरा मामला मनगढ़ंत निकला, वो जिनके राज में हुआ, उनसे कोई सवाल पूछेगा? आज 4 सवाल ईडी पूछ ले तो सत्याग्रह चल रहा है।
और 24-24, 20-20, 22-22 साल जो है कोई व्यक्ति सवालों से घिरा रहा, अदालतों से जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल गया तब तक उसको गद्दार बताया जाता रहा, उसका कुछ नहीं। नम्बी नारायणन क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, जो जीएसएलवी यानी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का अहम हिस्सा होता है। भारत अपना क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर रहा था, नम्बी नारायणन की पूरी टीम इस पर काम कर रही थी और उसी बीच उन्हें साजिशन फंसा दिया गया। 90 के दशक में भारत क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पाना चाहता था। अमेरिका ने इसमें भारत की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। रूस से समझौते की कोशिश हुई, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस ने मना कर दिया। अगर नम्बी नारायणन को फंसाया नहीं जाता तो भारत अपने दम पर बिना किसी विदेशी मदद के 15 साल पहले ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता। एक थ्योरी यह भी है कि इस साजिश के पीछे अमेरिका था, लेकिन थ्योरी है। दुख की बात यह है कि जो काम 90 के दशक में हो जाना चाहिए था वो 2021 में पूरा हुआ। भारत ने अपना क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट फायर 25 नवंबर 2021 को किया और इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो 2015 में पूरी हुई। क्रायोजेनिक इंजन वो रॉकेट इंजन होता है जिसमें क्रायोजेनिक फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल होता है। नम्बी नारायणन इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। क्रायोजेनिक इंजन ज्यादा कारगर होता है, रॉकेट को ज्यादा फोर्स प्रदान करता है। तो जो ताकत भारत को शायद तभी दे पाते नम्बी नारायणन अगर फंसाए न गए होते, वो सोचिए कितने साल बाद भारत को मिली। नम्बी नारायणन की जिंदगी के साल तो चले गए, लेकिन कोई उनसे पूछे जिनकी वजह से ये साल